कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की काफ़ी उत्कृष्ट अभियान संचालित हुआ, जिसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा। इस संबंध में आज ब्रीफिंग के लिए आप सब लोग को आमंत्रित किया गया। आज ब्रीफिंग में मेरे साथ डीआईजी कांकेर रेंज श्री केएल दूर साहब हैं, कांकेर के एसपी साहब कल्याण साहब हैं, साथ साथ डीआईजी का भानुप्रतापुर बीएसएफ डीआईजी साहब बाला साहब हैं, कमांडेंट 94 बीएन और उनके साथी अधिकारीगण, और साथ साथ जो अपना जिला पुलिस और डीआरजी का अधिकारीगण उपस्थित हैं। और ये भी जानकारी आप सब लोग को कल हमने अलग अलग माध्यम से शेयर किया। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी। इलाका में दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहां जहां पर उनकी जो ठिकाना है और जहां जहां पर उनकी एस्केप रूट है उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ के टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूंगा डिटेल्स, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, एक कार्बाइन, 303 वेपन 3, और काफी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बरमार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है, वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है, कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ का कौन कौन सी घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। जैसे संभवतः एक दिन में वो डिटेल भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कुल 29 माओवादी जो डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उसका शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इसमें प्राथमिक तौर पर 2 बड़ी जो माओवादी कैडर का जो शिनाख्ती अभी सामने आ रहा है, फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं, इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक 2 आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसमें एक शंकर है जो डीवीसी कैडर का, और दूसरा जो ललिता वो भी डीवीसी रैंक का, जो ललिता जो रामदेव जो डीकेएसएफसी मेंबर उनका वाइफ का बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताए थे, वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया, उसका भी हम प्रत्यक्ष से जारी करेगा। और आप सब लोग को ये भी जानकारी होगा, विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में, सभी जिला में काफी प्रभावी रूप से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स है, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गए थे। और बीजापुर कांकेर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर किए गए थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल की जो सदस्य द्वारा, भले ये डीआरजी हो या बस्तर फाइटर हो, एसटीएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसा कांकेर में बीएसएफ तैनात है और नारायणपुर में भी बीएसएफ का भी तैनाती है, और आईटीबीपी नारायणपुर में, दक्षिण बस्तर इलाका में सीआरपीएफ और एसएसबी का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस, खासतौर पर डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और
लोकल पुलिस बल का और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे एक परिस्थिति में पहुंचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का अपर हैंड रहा अब तक, और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा जो बढ़त हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत, इस बढ़त को सावधानी पूर्वक आगे भी ले जाएगा, ताकि माओवादी का एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है। इसको देखकर क्षेत्र की जनता भी उनसे छुटकारा लेने कब मिलेगा, मतलब उनके आतंक से कब मुक्त होगा, इस समय के लिए इंतजार कर रहा है और उसी दिशा में सही दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जनता के मंशा अनुरूप आने वाले समय में क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को भी गति देगा और क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र को एक नया पहचान दिलाने का कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आने वाले समय में और मजबूती से एक कदम आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं विशेष तौर पर कल के अभियान में जो शामिल हमारा डीआरजी की अधिकारीगण, डीआरजी के बल सदस्यगण, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ का भी सभी बल सदस्य और अधिकारी जो अभियान में शामिल और जो टीम्स को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, एसपी साहब के नेतृत्व में एडिशनल एसपी साहब लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और फील्ड में जो एसडीओपी से लेकर थाना प्रभारी जो अभियान को नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और डीआईजी कांकेर और डीआईजी बीएसएफ और कमांडर साहब सभी अपना अपना भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाए थे, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक रहा और आने वाले समय में भी इस विषय को और बेहतर कैसा कर सकते उस दिशा में काम करेगा। ये भी जानकारी हम बताना चाहेंगे। जो कल की मुठभेड़ में हमारा 2 अधिकारी जवान जो जिसका इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, बीएसएफ का इंस्पेक्टर साहब और हमारा जो डीआरजी का जवान सूर्यकांत श्रीमाली और बीएसएफ के इंस्पेक्टर चौधरी साहब, इन दोनों का स्थिति अभी खतरा से बाहर है और रिकवर कर रहा है। उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट रायपुर में हायर सेंटर में दी जा रही है। साथ साथ जो मुठभेड़ में घायल हुआ अन्य जो स्टाफ है जिनका साधारण चोट है, वो फिर अपना अपना लोकेशंस में उनका इलाज जारी है और उनका स्थिति भी सामान्य ही है और लगातार आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है। प्राथमिक तौर पर इतना विषय हम रखना चाहते हैं। यदि आप लोग को कोई स्पेसिफिक कुछ और बात पूछना होगा या उसके पहले मैं एसपी साहब और डीएच साहब लोग से पूछूं, यदि मेरे से कोई विषय छूट गई होगा वो करोगे। अगर आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। सर, ये जो एरिया है जहाँ एनकाउंटर हुआ था वो किस एरिया कमेटी में आता है? परतापुर। जैसा ये इलाका है जो नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी के जो क्षेत्र है और उसमें खासतौर प्रतापपुर एरिया कमेटी का जो सक्रिय उपस्थिति जी, वो ज्यादातर परतापुर एरिया कमेटी की होगी। जैसा उसका भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है, जो प्रतापपुर एरिया कमेटी का होगा या किसी पीएलजीए फॉर्मेशन से, जैसा पीएलजी कंपनी या प्लेटून्स का भी होने की संभावना है, वो संभवतः आज शाम तक मैक्सिमम जो शिनाख्ती हो जाएगा। उसके लिए हमारा जो स्पॉटर्स और बाकी जो एजेंसी से जो दूसरे स्टेट का भी जो प्रोफाइल इन सबसे चेक करवा रहा है। जैसा भी देखा जाए तो विगत समय में लगातार जो इनके खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप जो नॉर्थ बस्तर डिवीजन में जो रेगुलर आर्म्ड कैडर्स का जो संख्या अभी धीरे धीरे घटते हैं। अभी हमारा अनुमान है मतलब 80 से लेकर 90 तक जो रेगुलर आर्म्ड कैडर्स का भी अलग अलग डिवीजन कमिटीज में अलग अलग एरिया कमिटीज में अलग अलग जो पीएलजी फॉर्मेशन में होने की संभावना है। और ये इलाका मतलब मार्ड डिवीजन का भी जो एक सरहदी इलाका है, देखा जाएगा जो छोटे बेटी थाना ये ट्राई जंक्शन पड़ते जो नीचे नारायणपुर का और कांकर का और इस तरफ वेस्ट साइड में गढ़चिरौली के ट्राई जंक्शन इलाका पड़ते। इस हिसाब से मतलब तीनों डिवीजन का लगातार उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट या कोई मीटिंग इस टाइप का जानकारी मिलते रहते हैं। और ये इलाका है आमतौर पर मतलब जो हमारा कौन से थोड़ा बाहर थे मतलब विगत समय में इन इलाके में इतना फोकस्ड अप्रोच जैसा भौगोलिक परिस्थिति कारण से या बल की जो इतना मजबूत उपस्थिति नहीं होने के कारण से इस इलाके में पूर्व में भी अभियान संचालित किए गए थे, लेकिन इतना जो प्रभावी रूप से नहीं हो पाए थे। अभी जैसा कल के जो आसूचना थे, जैसा नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का शंकर, ललिता
और जैसा PLGF फॉर्मेशंस का जो सीनियर कैडर्स के लगभग 50 करीबन का जो उपस्थिति का सूचना के आधार पर ही ये अभियान संचालित किए गए थे। अभी टोटल 29 डेड बॉडी रिकवर की गए थे। संभवतः उसमें और भी कई माओवादी कल के मुठभेड़ में जो घायल हुआ होगा या जैसा परिस्थिति का मौका उठाकर फिर कई जंगल में आड़ी लेकर चित्र बितर भी हो गई होगा। आसपास रीइंफोर्समेंट टीम उसको भी तलाश कर रहा है। जैसा ये भी जो भी जानकारी मतलब अभी प्राथमिक जितना भी हमारे पास जो इनपुट उस हिसाब से हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। जैसा जैसा फील्ड से और भी जैसा रीइंफोर्समेंट टीम से कुछ और जानकारी मिलेगा और भी जो स्थानीय सूत्र से हमको जानकारी मिलेगा उसी हिसाब से और सटीक जानकारी समय समय पर आता रहेगा जिसको हम शेयर करेंगे। ये एक इनपुट था कि जिस इनपुट पर टीम भेजी गई थी वहाँ पर क्या नॉर्थ डिवीजन सेक्रेटरी रामकृष्ण या कमलेश था क्या? नहीं, जैसा संभावना है जो और भी सीनियर कैडर की उपस्थिति होने का क्योंकि अभी अभियान अभी भी जारी है, इसलिए जो रीइंफोर्समेंट टीम्स के द्वारा आसपास इलाके में सर्चिंग कर रहे थे, इसलिए हम बहुत ज्यादा टैक्टिकल डिटेल्स अभी फिलहाल शेयर नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना हम डिस्क्लोज कर सकते हैं उतना जानकारी बता दी। और संभवतः जो अभी डेड बॉडी रिकवर किया थे उनकी अलावा भी यदि एक आध और भी सीनियर कैडर्स होने का भी चांस है, उसकी इनकार नहीं कर सकता। उसके जहां जहां घटना के बाद फिर उनका भागने के जो रूट है उसमें भी हमारा टीम्स अभी रीइंफोर्समेंट टीम्स सर्च कर रहा है। जैसे जैसे जानकारी आगे हम अपडेट करेंगे। सर ये लगभग बीएसएफ कितनी फोर्स रही होगी सर? इनपुट इंटेलिजेंस या चुनाव है इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। व्हाट वाज द इनपुट दैट वाज रिसीव्ड? नहीं, देखा जाए तो फिर जैसा विगत 3 महीने से जो आमतौर पर माओवादी द्वारा गर्मी के समय TCOs के नाम पर मतलब इलाके में एक भयभीत वातावरण निर्मित करना है और किसी न किसी प्रकार को कोई हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने के लिए उनका हमेशा एक साजिश रहता है। उसी को देखकर लगातार हमने पूर्व में भी ये जानकारी आप सब लोग से शेयर भी किए थे। TCOC के दौरान बाकी समय में भी अभियान जारी रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर इस समय में हमारा जितना भी रिसोर्स है हमारा पास स्पेशल फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको प्रभावी रूप से इस्तेमाल करते हुए और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी अभियान संचालित की जा रही थे। साथ साथ अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव भी है जैसा 19 तारीख को बस्तर में और 26 तारीख को कांकर में, उसी दृष्टिकोण से भी लगातार इलाके में ऑपरेशंस जारी थे। और ये हमारे लिए पीक ऑपरेशन सीजन भी है। आमतौर पर मानसून के बाद फिर जो आगामी 6-7 महीने जो हमारे लिए ऑपरेशन के लिए भी जो एकदम अप्रोप्रिएट समय थे उस हिसाब से भी ऑपरेशन जारी थे। मतलब सभी फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बता सकता है। सर बीएसएफ का और डीआरजी का रेशियो क्या रहा होगा? नहीं, जैसा मैं बताइए, रेशियो बता दीजिए। मैंने पूर्व में भी बताए थे, अभी भी ऑपरेशंस का जो कंटिन्यूएशन चल रहा है इसलिए बहुत ज्यादा संख्यात्मक जानकारी नहीं बता पाएंगे, लेकिन रेशियो बता दीजिए, संख्या नहीं। जैसा हम ये बताना चाहते हैं हर जैसे उस पर BSF का 94 BN जो कमांडर साहब बैठा है उनके जो कंपनी जो जहां पर तैनात थे उनके बल भी उसमें शामिल थे और साथ साथ जो DRG हमारा 4 टीम्स DRG थे और उनका 2 प्लेटून BSF का थे। कामयाबी है इसके बाद के बातचीत पेश जारी रहेगी सर? नहीं, जैसा इस संबंध में शासन ने उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। जो मैदान में जो फील्ड ऑफिसर्स का जो अभी मैंडेट है, जैसा यदि जिला पुलिस बल का हो या जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात है, हम लोग का मैंडेट है मतलब क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा करना है। उसी हमारा जो कर्तव्य में जैसे कोई भी हिंसात्मक तरीके से कोई संगठन है, खासतौर पर CPM माओवादी तो प्रतिबंधित है, गैर कानूनी संगठन है। यदि उनके कोई गतिविधि नजर आएगा उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना हमारा मैंडेट है। बाकी जैसा अन्य विषय पर मतलब शासन उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। क्या सर ये बात आई है कि जो BSF की जो टीम जिस ओर थी उस तरफ उनके जवान को गोली लगने के कारण रामकृष्ण को उधर से भागने का मौका मिल गया, ऐसा कोई इनपुट आपके पास में है क्या? जी, जैसा मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट करूंगा क्योंकि जैसा आज के प्रेस ब्रीफिंग का मेन उद्देश्य था क्योंकि कल के घटना था और आज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर करना है। इसके बाद हमारा काफी एक प्रक्रिया होते हैं, एक डीब्रीफिंग होते हैं, जैसे जवान जो शामिल थे उनसे बैठकर हमको जानकारी लेना पड़ते है। और कल के सबसे ज्यादा प्रायोरिटी था हमको जो घायल दोनों का इवैक्यूएशन भी करना, तो उसमें समय पर इंडियन एयरफोर्स का भी मदद मिला हमको। समय पर उनका इवैक्यूएशन छोटा बेटे से रायपुर की गए थे, उसे उनका जान का भी रक्षा हो गए थे जो दोनों हमारा घायल BSF का और DRG का। और अभी अलग अलग समय में अलग अलग प्राथमिकता थे, अभी क्या लगातार सर्चिंग जारी है। और जो टैक्टफुल रीजन है मतलब जैसा निश्चित रूप से हमारा डीब्रीफिंग में हमेशा सिर्फ जो पॉजिटिव बात ही की समीक्षा नहीं की जाती है, जो जहां जहां हमारा चूक हुआ। इसके पूर्व में भी जो अभियान आप लोग को याद होगा जो हमने
इधर भी ब्रीफिंग किया थे, उस समय भी लगातार जवान से डिब्रीफिंग लेकर मतलब हमारा जो कार्रवाई में कहा कुछ और भी सुधार करने के लिए गुंजाइश है उसका निश्चित रूप से करेगा। और इस पॉइंट को भी हम इंसिस्ट करना चाहते हैं, अभी भी हम माओवादियों का ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है, जो क्योंकि उनके पास अभी भी जैसा सुरक्षा बल को या क्षेत्र की जो अन्य जो टारगेट है उसका टारगेट करने का हमेशा साजिश है। उनके पास सबसे हथियार है, मतलब आतंकी हथियार के बल पर वो ये लड़ाई को लड़ रहा है। उनके पास और कोई विचारधारा तो शेष बचा नहीं है, या उनके पास कोई ऐसा जनता को देने लायक कोई विषय तो नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आतंकी बल पर वो इस लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए अभी भी आईडी को हमको सावधान रहना पड़ता है, जो अन्य जो ऑपरेशन के दौरान जो बेसिक जो हमको प्रिकॉशंस लेना वो भी लेना पड़ता है, और क्षेत्र का अन्य जो विषय को भी हमको ध्यान में रखकर जनता के जानमाल रक्षा करना भी एक कर्तव्य उसको भी हमको निभाना पड़ेगा। इसलिए हम इस अभियान से निश्चित रूप से हमारा जवान का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ हम सभी जवान सभी फोर्स को ये भी हम लगातार ब्रीफ करते हैं, मतलब अभी लड़ाई खत्म नहीं हुआ, आगामी दिनों में हमको और मजबूती से और सावधानी पूर्वक लड़ाई लेना है, इसलिए उतना प्रिकॉशंस सभी जवान और सभी अधिकारी लेकर आगे बढ़ेगा। सर केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पे ये कार्रवाई हुई है ऐसा कहा जा रहा है, क्या सच्चाई कितनी है? जी, जैसा मैंने पूर्व में भी बताए थे, जैसा अभी मैदान में तैनात जो सुरक्षा बल का जो मैंडेट है, हम क्षेत्र में जो नक्सल समस्या को हल करने के लिए जो हमारा जो पास जो विकल्प है, एक तो ऑपरेशन स्ट्रैटेजी है जो जिसका परिणाम कल देखा है, दूसरा जो शासन का एक डेवलपमेंट का भी स्ट्रैटेजी है, और तीसरा जो एक क्षेत्र की जनता और शासन प्रशासन और जैसे सुरक्षा बल के बीच में एक सकारात्मक एक संबंध बने, जिसका अंग्रेजी में हम कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स या कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम बोलते हैं। इनसे भी सभी तीनों जो विषय में हम लोग लगातार एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल जो अभियान रहा उसमें सभी जो एक हमारा जो प्रोटोकॉल रहते एक मैंडेट रहते उसी हिसाब से जहाँ इनपुट है उसी को तस्दीक करके कार्रवाई करना, उसमें दोनों सेंट्रल फोर्सेस भी थे, स्थानीय पुलिस बल भी थे, और सभी का एक अच्छा रहेगा। और हमेशा जो गृह मंत्रालय के भी सीनियर ऑफिसर्स है सबका इस अभियान का, और पीएचयू में भी डीजी सर एडीसी से लेकर और अन्य जितना भी एजेंसी है, जैसे बीएसएफ का भी सीनियर ऑफिसर्स है और एयरफोर्स से जो हमारा एक और सहयोगी एजेंसी है, सभी के इसमें काफी एक कंबाइंड एफर्ट रहते हैं हमेशा। सर, बीएसएफ के आईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया था रिशादी में, और अंततः उनको 1 घंटे बाद उसको ब्रेक करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, तो क्या ऐसा लग रहा है कि डीएफ और बीएसएफ में समन्वय नहीं है? उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करने के बाद उसको स्थगित करने की सूचना बीएसएफ के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था, तो ये क्या आपस में समन्वय नहीं है या क्या दिक्कतें आ रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा किसी प्रकार की कोई बात नहीं था। आप सब लोग जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं लगातार इस क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, हमारे एक जैसे सिस्टम रहते हैं, क्योंकि जैसे कल के समय संभव था, क्योंकि लगातार अभियान भी जारी है, और अभियान जारी होने के समय जो नॉर्मली अपन जितना जानकारी उसका एक प्रेस रिलीज के माध्यम से या प्रेस बाइट के माध्यम से देते, ताकि जैसा आप लोग ये भी जानकारी होगा बीजापुर में भी जैसा जो सर वो ठीक है, बीजापुर 1 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। बीजापुर में भी जो थोड़ा साइलेंट कर सकता है, हाँ, बीजापुर में भी जो अभियान जो 10 दिन पहले चला है उसमें शुरुआती इनपुट आए थे, मतलब जिसमें 2 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर करना है, फिर जैसे वो संख्या 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ रात में, फिर अंत में सुबह जब फर्स्ट नाइट में सर्चिंग की गई उस समय 3 और डेड बॉडी मिला, कुल मिलाकर 13 हुआ। हमको 4 अपडेट देना पड़ा। ये तो निरंतर एक प्रक्रिया रहते, जैसे एक हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी और लोकल पुलिस का भी एक सिस्टम रहते हैं, जैसे कोई लगातार कल आप लोग कई लोग को फोन आ रहे थे, हम जैसे क्योंकि इवैक्यूएशन भी हमारा एक प्राथमिकता थे, जैसे घायल जवान को स्वयं सही समय पर उनके इलाज में भेजना था, इसलिए आप लोग में से लगभग आधा से ज्यादा लोग का फोन आए थे, जिसका हम एसपी साहब डीएजी साहब लोग हम लोग रिसीव भी नहीं कर पाते, इसलिए हमारा एक सिस्टम बना हुआ था, एक प्रेस नोट तत्काल जो बेसिक जानकारी तो सबको शेयर कर देते, फिर हम लोग बाकी काम में भी, क्योंकि यदि फोन से एंगेज रहेगा फिर बाकी इवैक्यूएशन का काम भी प्रभावित होते, और उसके बाद जैसा आज थोड़ा एक ऐसा स्थिति में पहुंच गए थे बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का, जैसा फिर बाद में जैसा अपडेट आता रहेगा उसी हिसाब से शेयर करते रहेगा। सर, कल नारायणपुर में दंडवन गांव में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। सर, लगातार देखने को मिलता है कि एक राजनीतिक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता को नक्सली टारगेट करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि आगे भी मतलब नेताओं की जान खतरे में है?
जी, जैसा मैंने पूर्व में भी कई अवसर में बताए थे, जैसे प्रतिबंधित और गैरकानूनी सीपीओ महोदय संगठन सिर्फ आतंक के बल पर ही इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे और इलाके में एक भयभीत वातावरण निर्मित करके क्षेत्र को, जनता को भयभीत करने के उनका एक पुराना एक मॉडस ऑपरेंडी है, लेकिन कभी उसमें वो सफल नहीं होगा। इसमें जो तब बैकफुट में रहते खासतौर पर जो सॉफ्ट टारगेट जिसको बोला सकता है, जो सा निर्दोष ग्रामीण है या स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि अंदरूनी इलाके में काम कर रहा है या विकास कार्य में जो उसका भूमिका है, उन सबका टारगेट करके वो एक जब माओवादी ताकत में रहते इस टाइप का हरकत नहीं करते, तब बैकफुट में रहते। किसी को भी जैसा बीजापुर में बासागुड़ा क्षेत्र में होली के दिन 3 निर्दोष ग्रामीण को मार दिए थे। इसमें उन लोग के कभी कोई पुलिस की मुखबिरी इस टाइप का कोई काम कभी किया नहीं थे, सिर्फ एक आरोप लगा देते पुलिस की मुखबिरी काम करते। उनका सिर्फ अपना कैडर को मनोबल को बना रखने के लिए, क्योंकि अभी लगातार कार्रवाई के कारण से कई माओवादी कैडर संगठन छोड़कर भाग जा रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है और संगठन काफी अभी कमजोर स्थिति में है। उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं रहते, मतलब कोई निर्दोष ग्रामीण को हत्या करना या कोई सॉफ्ट टारगेट जैसे कोई मोबाइल टावर को जलाना या कोई जेसीबी मशीन को जलाना। इससे वो एक संदेश देना चाहता हम अभी भी हम मैदान में उपस्थित करके, लेकिन वो क्षेत्र की जनता इस बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो सब इतना सालों से देख ली उनका ताकत क्या, उनकी कमजोरी क्या और उनकी अंत की ओर जो उसका खात्मा की ओर उसके संगठन जा रहा है। और इसी अंत के समय में इस प्रकार का जो हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगा माओवादी, लेकिन हमारा पूरा आश्वासन है इस प्रकार जो हथकंडे में उनको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा ये खात्मा के लिए काफी बड़ी कारण बन सकता है माओवादी के लिए, जिससे सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करेगा। निश्चित रूप से खात्मा के लिए ये सबसे बड़ी कारण भी बन सकता है। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है अभी तक? जैसा 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र का जो मतदान होना है, उसके लिए कल से 16 अप्रैल से कुछ मतदान दल को जहां दूरस्थ इलाका में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया। आज भी 17 तारीख को भी कार्रवाई जारी है और कल 18 तारीख को अन्य मतदान केंद्र में मतदान दल पहुंचेगा और इसके लिए 3 लेयर कॉर्डन सिक्योरिटी और रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन, एरिया डोमिनेशन से लेकर सभी प्रकार का अभियान संचालित की जा रही है इलाका में, ताकि जो मतदान प्रक्रिया में शामिल सभी मतदान दल साथ साथ जो मतदाता भी सुरक्षित तरीके से मतदान केंद्र तक जाकर अपना मताधिकार को प्रयोग कर सकता है। और संपूर्ण जो प्रक्रिया को एक व्यवस्थित हम सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए जितना हमारे पास रिसोर्स है, जो पूर्व से हमारे पास बल उपलब्ध है, साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा भी अतिरिक्त बल आवंटन किया, उसको लेकर एक इंटीग्रेटेड डिप्लॉयमेंट प्लान सभी इलाके में की जा रही है और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन में भी बेहतर तरीके से लगातार हो रहा है, जिसके माध्यम से हमको पूरा विश्वास है जो कल 19 तारीख को परसों 19 तारीख को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 कांकेर लोकसभा क्षेत्र में सभी चुनाव प्रक्रिया अच्छी तरीके से हम संपादित कर सकते हैं। सर एक बड़ा अपडेट इस पे आया है सर। अभी तक आप सर कह रहे हैं कि प्रोसेस जारी है आइडेंटिफिकेशन की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अभी तक जांच नहीं होना और ये इतनी बड़ी संख्या सरकार ने कहा है कि इसमें ग्रामीण भी तो शामिल नहीं है। क्या आप कंफर्म है कि सर सभी नक्सली है या उसमें कोई ग्रामीण है? जिस इसमें हमने स्पष्ट कर दिया थे, जैसा कल महोदय की उपस्थिति की आसूचना पर ही जो फोर्स गई थी और इतना बड़ी संख्या में जो ऑटोमेटिक वेपन AK-47 SLR, इंसास और 303 और कार्बिन जैसा वेपन 9mm पिस्टल जो सर्विस वेपन है जो मिलना, और जैसा शंकर और ललिता का जो संभवतः जो अभी आइडेंटिफिकेशन हुआ, और इसके बाद बाकी को आइडेंटिफिकेशन में हम इसलिए जल्दीबाजी नहीं कर रहे क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है। जैसा उनका शिनाख्त करना पड़ेगा, उनके परिजन से उसका क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे बीजापुर में भी हमने जो पूरा समय लिया, समय लेने के बाद फिर प्रोफेशनल तरीके से इसमें ये भी जानकारी है, मतलब अधिकांश जो माओवादी कैडर इसमें जो वर्दीदारी भी थे और इसमें किसी प्रकार को और उनका प्रोफाइल भी एक का भी डिटेल्स भी आ जाएगा, जैसा किसके क्या कितना अपराध में शामिल थे। और इस संदर्भ में हम ये भी जैसा पूर्व में भी हम लोग लगातार कई बार अपील किया है, अभी भी अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये माओवादी एक प्रतिबंधित और गैरकानूनी संगठन है और क्षेत्र के जो कैडर्स है जो आमतौर पर जो स्थानीय जो माओवादी कैडर रहते, जो मिलिशिया में रहते या अन्य जो उनके फॉर्मेशन में रहते, उनको पूर्व में ये लोग दिग्भ्रमित करके डरा धमका कर अपना संगठन में भर्ती करते और उनके एक ह्यूमन शील्ड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी भी कोई मुठभेड़ होते हैं, जैसे कल का भी आप लोग खुद एक अनुमान लगा रहे थे, संभवतः ये DKC मेंबर भी रहा होगा उसमें, जिस टाइप के जो सीनियर कैडर बाकी जो स्थानीय माओवादी कैडर के एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके जैसा मौका देकर फिर वो पीछे मैदान से भाग जाते हैं। ये उनका पुराना कई वर्षों का तौर तरीके। इस बात को हम क्षेत्र के जो स्थानीय माओवादी कैडर को कई बार अलग अलग माध्यम से हम इस जानकारी भी दिया थे। अभी भी वक्त है हिंसा छोड़कर जैसा हथियार त्याग करके
सामाजिक मुख्य धारा में आकर शामिल हो और जैसे शासन का पुनर्वास रिहाबिलिटेशन जो पॉलिसी है उसी का फायदा उठाकर एक सामान्य जीवन जिए और क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था और विकास करे उनका भी एक भागीदार हो। लेकिन मैं अंत में ये स्पष्ट करना चाहूंगा, जो डेड बॉडी रिकवर किए थे इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किंतु परंतु को कोई बात ही नहीं, एक प्रोफेशनल तरीके से जो पूरा कार्रवाई की गई थे। जो और हर बार हम ये भी बताते जैसा जो सुरक्षा बल द्वारा कभी भी मुठभेड़ में शामिल समय परिस्थिति निर्मित होते, हम जो माओवादी के उस समय हर बार चेतावनी भी देते जो अपना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके ये जो सुरक्षा बल आपको चारों तरफ घेरा है आप हथियार छोड़कर सरेंडर करे करके, उसके बाद भी तब माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के ऊपर हमला करते, सेल्फ डिफेंस में हमको रिटेलिएशन करना पड़ते। ये तो पूरे एक नियम कानून की प्रक्रिया और जैसा हर मुठभेड़ में होते सभी प्रकार के जो रिपोर्ट्स हमको जहां जहां जो माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे सबको समय पर सभी प्रोटोकॉल का पालन की जाती, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट के गुंजाइश नहीं थी। जैसा लेफ्ट साइड राइट साइड सब ज्यादा सवाल होगी, सामने से कोई है जी, जैसा मुझे विश्वास है मतलब जितना भी आप लोग का पॉइंट है उसके हमने यथासंभव जानकारी दे दिया। इसके बाद और भी अपडेट समय समय पर हम देते रहेंगे। आप सभी सारे रिकवरीज जो है जी डिस्प्ले पे लगा दिया गया है जी, तो अगर हम खत्म करेंगे तो वहाँ जा सकते जी जी आपने कहा कि रिकवरी हो गई है, उसके अलावा सर्चिंग अभियान चल रहा है जी, क्या और बढ़ोतरी हो सकती है? एक बार चेक ओके जी, क्या पूछ रहे थे? और बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, अभी जैसे जितना अभी रिकवरी चेक किया कर लिया, इसके बाद और कोई भी घायल मिलेगा, कोई और बॉडी मिलेगा, फिर हम अपडेट बताएंगे।